तो दोस्तों पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि टैंग वुलिन और उसके साथियों को एल्डर काय आर्मी सर्विस के रूल्स के बारे में बता रही थी। अब आगे देखेंगे। सब लोग तुरंत सतर्क हो गए। उनकी नजरें एल्डर काय पर टिक गईं, जैसे हर शब्द को चीर कर अंदर तक देख लेना चाहते हों। एल्डर काय ने गहरी आवाज में कहना शुरू किया, सबसे पहली बात, इस बार मिलिट्री सर्विस के लिए तुम्हें खुद अपने दम पर वहां पहुंचना होगा। पहला टास्क यही है कि तुम सब सुरक्षित तरीके से वहां तक पहुंचो। मैं तुम्हें एक मैप दूंगी, उसी के सहारे जगह ढूंढनी होगी। दूसरी बात, खुद को अच्छे से तराशने के लिए बैटल आर्मर के अलावा तुम्हारी सारी डेली नेसेसिटीज और सारा पैसा जब्त किया जाएगा। हाँ, बैटल आर्मर बनाने से जुड़ी चीजें इससे अलग रहेंगी। तीसरी बात, वहां पहुंचने के बाद बिना सवाल किए हर आदेश का पालन करना होगा। अगर कोई बिना अनुमति ट्रेनिंग छोड़कर गया तो उसे डिजर्टर माना जाएगा और इसका नतीजा सीधा एकेडमी से एक्सपल्शन होगा। टैंग वुलिन जितना सुन रहा था उतना ही उसे शक बढ़ता जा रहा था। उसने हिम्मत करके पूछा, एल्डर कै, अगर कोई ट्रेनिंग छोड़ना चाहे तो क्या करेगा? एल्डर कै ने शांति से जवाब दिया, तुम्हें एप्लीकेशन देनी होगी और यह साबित करना होगा कि तुम्हारा शरीर अब और सहन नहीं कर सकता। तभी विदड्रॉल की अनुमति मिलेगी, समझे? टांग वू लिन ने जबरन मुस्कान के साथ कहा, सुनने में तो ये हालात बेहद कठोर लग रहे हैं। एल्डर काय मुस्कुराई, लेकिन उनकी मुस्कान में युनमिंग से भी ज्यादा बेरहमी झलक रही थी। कठोर? तुम सब इस मिलिट्री ट्रेनिंग को बहुत हल्के में ले रहे हो। तैयार रहो। ट्रेनिंग ग्राउंड तक जाने वाले रास्ते का नाम होली आइस डुलुओ और ड्रैगन बटरफ्लाई डुलुओ की मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के नाम पर रखा गया है। इसे गोल्ड पाथ कहा जाता है। सबसे पहले तुम्हें इस गोल्ड पाथ को पार करके ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंचना होगा। बाकी सब वहां जाकर खुद जान लोगे। अब टैंगवुलिन, आगे आओ और मैप ले लो। टैंगवुलिन आगे बढ़ा और मैप ले लिया। एल्डर काय बोली, तुम्हारे पास आधा घंटा है। बैटल आर्मर और वेपन्स के अलावा बाकी सब हटा दो। आधे घंटे बाद मैं इंस्पेक्शन करूंगी, उसके बाद ही डिपार्चर होगा। और हाँ, पैसा बिल्कुल नहीं। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स फौरन तैयारी में जुट गए। उसी दौरान दूर एक अंधेरे कोने से जोशी बाहर आए और एल्डर काय के पास आ खड़े हुए। क्या तुम कुछ ज्यादा ही क्रूल नहीं हो रही? उन्होंने हंसते हुए पूछा। एल्डर काय ने कंधे उचका दिए। ये मेरा नहीं, पवेलियन मास्टर का आदेश है। वैसे भी इन बच्चों के साथ थोड़ा सख्त होना बुरा नहीं। इससे वो आगे तक चल पाएंगे। अच्छा, तुमने तब कितना समय टिकाया था? जोशी ने सोचा, फिर बोले, 9 महीने। और तुम? एल्डर काय ने बस एक हल्की सी आवाज निकाली, कुछ नहीं बोली। जोशी हंस पड़े। मेरे से कम रहा होगा, है ना? 9 महीने भी कोई कम अचीवमेंट नहीं है। उन परवर्ट्स को छोड़कर और कौन है जो सारे सब्जेक्ट्स लगातार पूरा कर सके? एल्डर काय मुस्कुराए, तुम सही कह रहे हो। और हाँ, तुम्हारी ये बात मैं उन परवर्ट्स तक जरूर पहुंचा दूंगी। यूएर, आज डिनर में क्या खाओगी मेरी तरफ से? उधर तंग वुलिन के पास ज्यादा सामान था ही नहीं। बैटल आर्मर के अलावा बस उसका फॉर्जिंग हैमर था जो उसी से जुड़ा हुआ था। बाकी सब उसने एकेडमी में ही छोड़ दिया। अच्छी बात यह थी कि वो पहले ही साथियों के बैटल आर्मर के लिए जरूरी मेटल्स फॉर्ज कर चुका था। कुछ रेयर मेटल्स उसने अपने साथ रखे ताकि रास्ते में फोर्जिंग प्रैक्टिस कर सके। मिलिट्री ट्रेनिंग सुनने में भले ही खतरनाक लग रही थी, लेकिन तंग वुलिन ज्यादा परेशान नहीं था। उसने अपने लिए जो ट्रेनिंग प्लान बनाया था वो भी आसान नहीं था। उसे भरोसा था कि अगर कोई ये ट्रेनिंग झेल सकता है तो वो भी जरूर झेलेगा। डिपार्चर से पहले इंस्पेक्शन उम्मीद से कहीं ज्यादा सख्त थी, लेकिन सातों का चीटिंग का कोई इरादा नहीं था। इसलिए जल्दी ही सब पूरा हो गया और वो एकेडमी से निकल पड़े। नियम था कि उन्हें 15 दिनों के अंदर ट्रेनिंग लोकेशन पहुंचना ही होगा, वरना मिलिट्री सर्विस के लिए अयोग्य मान लिए जाएंगे। और इसका मतलब था एकेडमी से एक्सपल्शन और श्रेक 7 मॉन्स्टर्स की उपाधि छिन जाना। 6 महीने बाद एकेडमी से बाहर निकलते ही टैंगुलिन को लगा जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हो। उसने जोर से शरीर फैलाया और तभी एक अजीब सी थकान ने उसे घेर लिया। उसका शरीर भले ही मजबूत था, लेकिन रोज की कठोर कल्टीवेशन ने उसकी ऊर्जा को चुपचाप चूस लिया था। स्पिरिचुअल पावर और फिजिकल स्ट्रेंथ सब कुछ नहीं होते, दिल और दिमाग की थकान भी होती है। एकेडमी से बाहर आते ही जैसे उसके भीतर खिंची हुई रस्सियां ढीली पड़ गईं। थकान अपने आप उभर आई। कैप्टन, अब क्या करें, पैदल जाई? युए जंगयू ने पूछा। वो सफेद स्पोर्ट्स वेयर में था। सुनहरे बालों के साथ वो बेहद अलग और एलिगेंट लग रहा था। उसके चेहरे पर पुरानी चंचल मुस्कान नहीं थी। पिछले 6 महीनों में वो भी काफी शांत और गंभीर हो गया था। ज्यादातर समय क्लोज्ड डोर कल्टीवेशन में बिताया था। टेंगुलिन बोला, पैदल जाना नामुमकिन है। मैप के हिसाब से पूरी ताकत भी लगा दें तो 15 दिन में नहीं पहुंच पाएंगे। चलो, पहले पैसा कमाने का इंतजाम करते हैं। मेरे पास एक तरीका है।
टैंग वुलिन के लिए पैसा कमाना हमेशा आसान रहा था। फॉर्जिंग उसका सबसे बड़ा हुनर था और वो अपने टीचर से भी मिलना चाहता था। श्रेक सिटी के ब्लैकस्मिथ्स एसोसिएशन पहुंचते ही उसके दिल में अपना पंसा उमड़ आया। हाफ ईयर की कल्टीवेशन से पहले वो बस एक बार ही म्यूचेन से मिला था। मूचेन ने उसे सोल फॉर्जिंग के अपने नोट्स दिए थे और अब टैंग वुलिन के पास ढेरों सवाल थे। हर सेंट क्राफ्ट्समैन का सोल फॉर्जिंग तक पहुंचने का अपना रास्ता होता है। फेंग वुयू का रास्ता अलग था, मूचेन का ज्यादा ऑर्थोडॉक्स। दोनों को मिलाकर टैंग वुलिन की समझ कहीं ज्यादा गहरी हो गई थी। टैंग वुलिन को देखकर मूचेन सच में खुश हो गए। उनके सामने खड़ा लड़का अब एक हैंडसम और मजबूत युवक बन चुका था। लगता है तुम और लंबे हो गए हो और ताकतवर भी। बस थोड़ा थका हुआ लग रहे हो। मूचेन मुस्कुराए। टैंग वुलिन ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, एकेडमी से निकलने के बाद ही एहसास हुआ कि मैं थका हुआ हूं। टीचर, एकेडमी ने हमें एक लंबी ट्रायल पर भेजा है। शायद काफी समय तक वापस ना आ सकूं, इसलिए आपसे मिलने आया हूं। और वो थोड़ा झिझका, फिर सिर खुजलाते हुए बोला, इस बार एकेडमी ने काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। सारा पैसा वहीं छोड़ना पड़ा, तो सोचा एसोसिएशन में कोई फॉर्जिंग मिशन मिल जाए ताकि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस निकल सकें। मूचन जोर से हंस पड़े। ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एकेडमी के नियमों की वजह से मैं तुम्हें सीधे पैसा नहीं दे सकता। ऐसा करो, अपनी पसंद का कोई मेटल चुनो, उसे अपनी मौजूदा सीमा तक फॉर्ज करो। मैं देखना चाहता हूं कि इन 6 महीनों में तुम कहां तक पहुंचे हो। बाद में फेडरेशन उस मेटल को मार्केट रेट पर खरीद लेगी, तुम्हारा खर्च निकल आएगा। ठीक है, तांग वुलिन ने तुरंत कहा। उसी पल दरवाजे से एक जानी पहचानी आवाज आई, फादर। मैं आ गई। टैंग वुलिन मुड़ भी नहीं पाया था कि खुशबू से भरी हवा अंदर आ गई। लड़की अंदर आई। कमरे में इतने लोगों को देखकर वो चौंक गई। फिर उसकी नजर सामने खड़े शख्स पर पड़ी। उसके कदम वहीं रुक गए, चेहरा भी जमसा गया। टैंग वुलिन मुड़ चुका था। उसने मुस्कुराकर सामने खड़ी युवती को देखा। सीनियर डिसाइपल सिस्टर। हाँ, वो मू शी थी। आखिरी बार टैंग वुलिन उससे स्टार लू एम्पायर जाने से पहले मिला था। उसके बाद सी गॉड फेटेड डेट फेस्टिवल, फिर गुयुए की तलाश, और फिर लंबी क्लोज डोर कल्टीवेशन। कमरे में एक पल के लिए अजीब सी खामोशी छा गई। इन 4 सालों में टंग वुलिन की मूस शी से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। मूशी अब भी श्रेक एकेडमी के आउटर कोर्ट में ही थी। टैंग वुलिन जानता था कि वो अभी तक इनर कोर्ट में जगह नहीं बना पाई है। उसकी उम्र अब 20 से ऊपर, लगभग 22-23 हो चुकी थी। ऐसे में इनर कोर्ट में जाने की संभावना दिन ब दिन कम होती जा रही थी, जब तक कि वो 30 की उम्र से पहले टू वर्ड बैटल आर्मर मास्टर न बन जाए। टैंक वुलिन को अचानक एहसास हुआ कि उसे अपनी सीनियर डिसाइपल सिस्टर की मौजूदा कल्टीवेशन, फॉर्जिंग लेवल और बाकी हालात के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसके दिल में हल्का सा अपराध बोध उभर आया। तो अब भी याद है कि तुम्हारी एक सीनियर डिसाइपल सिस्टर भी है? मूशी ने कमर पर हाथ रखते हुए ठंडी आवाज में कहा। 4 पूरे साल हो चुके थे जब टैंग वुलिन ने उसे आखिरी बार देखा था। तब भी वो खूबसूरत थी, लेकिन अब 22-23 की उम्र में उसकी खूबसूरती पूरी तरह निखर चुकी थी। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आई, श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के सारे लड़के अनजाने में ही सीधे खड़े हो गए। आग की तरह लाल लंबी ड्रेस, बड़े बड़े कर्ल्स और आंखों में वही तेज चमक। वो बिल्कुल अपने स्वभाव की तरह ही जलती हुई और दमदार लग रही थी। टैंग वुलिन ने असहज सी मुस्कान के साथ कहा, माफ करना सीनियर डिसाइपल सिस्टर, मेरी गलती है। मूशी के दिल में उसी पल ढेर सारी भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ी। उसे मन हुआ कि वो आगे बढ़कर उसे डांट दे, गुस्से में सब सुना दे। इतने सालों में कोई खबर नहीं, इनर कोर्ट में जाने के बाद तो जैसे पूरी तरह गायब ही हो गया। वो इनर कोर्ट में जा नहीं सकती थी, उससे मिल नहीं सकती थी। सी गॉड फेटेड डेट फेस्टिवल के दौरान ही उसे दूर से देखने का मौका मिला था, और उसी फेस्टिवल में उसने देखा था कैसे टैंग वुलिन ने सबके सामने गुयू से अपने प्यार का इजहार किया। उसने देखा था कैसे तालियों और चीयर्स के बीच दोनों लेक से दूर चले गए। उस पल मूशी का दिल अजीब सी पीड़ा और उलझन से भर गया था। पहली मुलाकात में उपेक्षा, फिर धीरे धीरे स्वीकार, और फिर अनजाने में पनपती एडमिरेशन। सिर्फ 10 सालों में उसके सामने खड़ा ये लड़का श्रेक एकेडमी का चमकता सितारा बन चुका था। लेकिन उनके बीच की दूरी भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। मूशी का स्वभाव वो सिद्धुओं से कहीं ना कहीं मिलता जुलता था। वो परफेक्शन चाहती थी। वो किसी से कम नहीं बनना चाहती थी, न किसी की परछाई में जीना। उसकी खूबसूरती और व्यक्तित्व की वजह से श्रेक एकेडमी में उसके पीछे चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। इनर कोर्ट के डिसाइपल्स भी थे, लेकिन उसने कभी किसी को उम्मीद नहीं दी। उसके दिल में हमेशा कोई और ही रहा। वो हमेशा फॉर्जिंग में उसी का पीछा करती रही, उसी तक पहुंचने की चाह में मेहनत करती रही। मगर अब उसे साफ दिख रहा था कि वो दोनों अलग अलग रास्तों पर और भी दूर निकल चुके हैं।
मूशी को सपनों में जीने वाली लड़की नहीं थी। सी गॉड फेटेड डेट फेस्टिवल के बाद उसने खुद से कह दिया था कि इस इंसान से उसका कोई रिश्ता नहीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी और ठीक उसी वक्त वो फिर उसके सामने खड़ा था। टेंगवुलिन के माफी भरे शब्दों ने उसके दिल में भरी सारी कड़वाहट को बाहर निकलने से रोक दिया। मूचन ने जानबूझकर खांसते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की। पिता होने के नाते वो अपनी बेटी के दिल को अच्छे से समझता था, लेकिन टैंगवुलिन अब ऐसा था जैसे नौ आसमानों में उड़ता एक सच्चा ड्रैगन, ऐसा इंसान जिसे प्यार के बंधन में बांधना किसी के बस की बात नहीं। किस्मत ही शायद उनके साथ नहीं थी। मूचेन ने कभी चुपके से मूशी से कहा भी था कि उसका स्वभाव बहुत ज्यादा दबाव बनाने वाला है, और टैंगबुलिन ऐसा इंसान नहीं जो किसी के नियंत्रण में रहे। दोनों ही बेहद कॉम्पिटिटिव थे। ऐसे लोग दोस्त तो बन सकते हैं, लेकिन जोड़ी बनना मुश्किल होता है। वुलिन आज यहां अपनी फॉर्जिंग लेवल दिखाने आया है। मूचेन ने आगे बढ़कर मूशी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम भी साथ में देख लो। मूशी के चेहरे से धीरे धीरे वो उलझन भरी भावनाएं गायब हो गई। आखिर वो अब 23 साल की युवती थी। कितनी भी जिद्दी क्यों ना हो, इतने लोगों और अपने पिता के सामने खुद पर काबू रखना उसे आता था। ठीक है। टैंग वुलिन को लगा जैसे मूशी की तीखी नजर से उसके माथे पर पसीना आ गया हो। जो थोड़ी सी थकान पहले महसूस हो रही थी, वो पल भर में गायब हो गई। फॉजिंग रूम चलते हैं, मूचन बोले। सब लोग उनके साथ फॉजिंग रूम में पहुंचे। वहां डूलो कॉन्टिनेंट में मिलने वाले लगभग हर तरह के रेयर मेटल्स मौजूद थे। मूचन ने इशारे से टांग वुलिन को आगे बढ़ने को कहा। टैंग वुलिन ने थोड़ी देर सोचा, फिर उस मेटल की तरफ बढ़ा जिससे वो सबसे ज्यादा परिचित था। उसने स्टैंडर्ड साइज का हैवी सिल्वर उठाया और फॉर्ज पर रख दिया। मूशी ने भौहें चढ़ाते हुए हल्के तंज में कहा, सिर्फ हैवी सिल्वर? टैंग वुलिन मुस्कुराया। यही मुझे सबसे अच्छे से आता है। वो हेवी सिल्वर को सिर्फ इसलिए नहीं जानता था कि उसने सबसे ज्यादा उसी पर काम किया था, बल्कि इसलिए भी कि हर बार उसकी फोर्जिंग में ब्रेक थ्रू इसी मेटल के साथ हुआ था। उसके फोर्जिंग हैमर्स भी हेवी सिल्वर के थे। उसके दिल में कहीं ना कहीं यह भरोसा बैठ चुका था कि हेवी सिल्वर ही उसे सबसे आगे ले जाएगा। मूशी चुप हो गई और ध्यान से देखने लगी। इन सालों में उसने भी कड़ी मेहनत की थी। अगर टैंग वुलिन न होता तो वो ब्लैकस्मिथ्स एसोसिएशन की सबसे चमकदार प्रतिभा होती। मूचेन को पूरा भरोसा था कि उसकी बेटी उसकी विरासत संभाल सकती है। मूशी अब रैंक 6 ब्लैकस्मिथ बन चुकी थी। भले ही उसे टैंग वुलिन से थोड़ा ज्यादा समय लगा हो, लेकिन वो पीछे नहीं थी। फॉर्जिंग से मिली उन्नति ने उसे और मजबूत बनाया था। उसने अपने टू वर्ड बैटल आर्मर के लिए जरूरी सारे स्पिरिट फॉर्जिंग अलॉयज पहले ही तैयार कर लिए थे। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। उसकी कल्टीवेशन 5 रिंग्स पार कर चुकी थी। वो सोल किंग बन चुकी थी। हर पहलू में वो अब भी शानदार थी। इसी भरोसे के साथ वो देखना चाहती थी, क्या वो इन 4 सालों में फॉर्जिंग में टंगबुलिन के करीब पहुंच पाई है या नहीं। टैंगबुलिन ने हैवी सिल्वर को गर्म किया और साथ ही अपने स्पिरिट फॉर्ज्ड हैवी सिल्वर हैमर्स निकाल लिए। उसका चेहरा शांत था। उसने आंखें बंद की, मन को एकदम साफ किया। मुशी चाहकर भी ये मानने से खुद को रोक नहीं पाई कि फॉर्जिंग के वक्त टैंगबुलिन का यह ध्यान और स्थिरता ही उसे सबसे ज्यादा डराती थी। 19 साल की उम्र में उसका मन वैसा ही अडिग था जैसा उसके पिता का होता था। वो पर्वत की तरह अचल था, एक ऊंची पहाड़ी जैसा। मूचन भी एक तरफ खड़े होकर देख रहे थे। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स बाकी सब थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए ताकि कोई ध्यान न भटके। टैंग वुलिन ने हथौड़े फौज के ऊपर रखे। उसकी लंबी बाहें, उंगलियां, सब कुछ एक अजीब सी एकाग्रता से भरा हुआ था। इस पल वो इंसान कम और फौजिंग का ही हिस्सा ज्यादा लग रहा था। हैवी सिल्वर का सही समय पहचानना उसके लिए बेहद आसान था। उसने बटन दबाया और लाल लाल चमकता हुआ हैवी सिल्वर ऊपर उठा। अगले ही पल टैंग वुलिन ने आंखें खोली। दोनों हथौड़े एक साथ उठे, लेकिन उन्होंने जोर से प्रहार नहीं किया। मूशी की आंखें फैल गईं। टैंग वुलिन ने हथौड़ों को हैवी सिल्वर के ऊपर टिकाया और हल्के हल्के लगातार टैपिंग करने लगा। कोई जोरदार वार नहीं, सिर्फ कलाई की महीन हरकतें। ये फॉजिंग तरीका उसने पहले कभी नहीं देखा था। यहां तक कि उसके रैंक 8 सेंट क्राफ्ट्समैन पिता ने भी कभी ऐसा नहीं किया था। इतनी हल्की चोटों से फॉर्जिंग कैसे हो सकती है? अभी यह सवाल उसके मन में आया ही था कि अगले ही पल उसकी नजर जम गई। हेवी सिल्वर तेजी से सिकुड़ रहा था। उसकी चमक बढ़ती जा रही थी। सतह पर बेहद बारीक एक समान रेखाएं उभरने लगी थीं। ये कैसे? टेंगबुलिन की कलाई बेहद तेज कंपन कर रही थी। हथौड़ों की आवाज अब केले के पत्तों पर गिरती बारिश जैसी लग रही थी, घनी, लयबद्ध और मधुर। ऐसा लग रहा था जैसे वो फौजिंग नहीं बल्कि कोई परकशन म्यूजिक बजा रहा हो।
भारी भरकम फॉर्जिंग हैमर्स की रफ्तार इतनी तेज थी कि हैवी सिल्वर पूरी तरह हथौड़ों की परछाइयों में छिप गया था। इस पल टैंग वुलिन किसी ब्लैकस्मिथ जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कोई बेहद निपुण एनग्रेवर हो जो धातु पर बहुत सावधानी से नक्काशी कर रहा हो। हैवी सिल्वर से उसकी गहरी पहचान थी, इसलिए उसका हर वार बेहद सटीक था। टैंग वुलिन की फॉर्जिंग कला अब उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां हथौड़ा दिल की सुनता था। किसी भी रेयर मेटल की असली ताकत बाहर लाने के लिए, यहां तक कि उसे अपग्रेड करने के लिए, उसे सच में जिंदा करना जरूरी था। और इसके लिए उसकी मूल विशेषताओं को बचाए रखना सबसे अहम था, ताकि अंदर की संरचना को जरा भी नुकसान न पहुंचे। पुराने फॉर्जिंग तरीकों में बस अशुद्धियां निकालने और धातु को ज्यादा सख्त बनाने पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन टैंग वुलिन को लगता था कि हर धातु असल में पहले से ही जीवित होती है। स्पिरिट फॉर्जिंग से पहले भी हर मेटल की अपनी एक जिंदगी होती है। अगर अशुद्धियां निकालने के नाम पर जरूरत से ज्यादा जोर लगाया जाए तो अंदर की बनावट टूट जाती है। बाद में चाहे जितनी मरम्मत कर लो, पर वो पूर्णता कभी वापस नहीं आती। इसलिए रेयर मेटल को सही मायनों में फॉर्ज करने के लिए शुरुआत से ही बेहद नरमी, धैर्य और सटीकता चाहिए। ये ठीक वैसा ही था जैसे इंसान के शरीर की मेरिडियन से गंदगी निकालना। जोर से निकालोगे तो नलियां टूट जाएंगी, लेकिन अगर धीरे धीरे, कोमल तरीके से, फिर शुद्ध रक्त से धोकर निकालो तो गंदगी भी हटेगी और शरीर भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। टैंगुलिन का फॉर्जिंग तरीका भी ऐसा ही था। वह अपने स्पिरिट फॉर्ज्ड हेवी सिल्वर हैमर्स को बेहद सावधानी से चला रहा था। हर वार के साथ वह अपनी ब्लड लाइन ऑरा की एक हल्की सी लहर हेवी सिल्वर में भेज रहा था, ताकि धातु उसकी मौजूदगी को और गहराई से महसूस कर सके। उसकी मौजूदा ताकत इतनी ज्यादा थी कि अगर वह पूरी शक्ति से वार करता तो हेवी सिल्वर पल भर में पतली चादर बन जाता। यहां तक कि उसके स्पिरिट फॉर्ज्ड हथौड़े भी शायद उस ताकत को झेल न पाते। यही वजह थी कि वह इतना सतर्क था। वह पूरी तरह फॉर्जिंग में डूब चुका था। जहां 100 रिफाइनमेंट आमतौर पर बहुत तेजी से पूरा किया जाता है, वहीं टैंग उलीन ने जानबूझकर 3 गुना समय लिया। नतीजा यह हुआ कि हेवी सिल्वर टेक्निकली तो 100 रिफाइंड ही था, लेकिन उसका आकार आमतौर पर रिफाइन किए गए मेटल से थोड़ा बड़ा था। यानी उसने जरा भी अनावश्यक बदलाव नहीं किया, धातु की असली प्रकृति को ज्यों का त्यों रखा। मूचन एक तक टैंग वुलीन की हर हरकत को देख रहा था। उसकी आंखों में गहरी चमक और दिल में कृतज्ञता थी। टैंग वुलिन का यह फॉर्जिंग तरीका न तो मू चेन ने सिखाया था और न ही फेंग वुयू ने। यह पूरी तरह उसका अपना रास्ता था। टैंग सेक्ट का डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर बेहद ताकतवर था, लेकिन उसमें आक्रामकता इतनी ज्यादा थी कि मेटल पर वार बहुत भारी पड़ते थे। फॉर्जिंग तो हो जाती थी, पर एक स्तर ऊपर ले जाना बेहद मुश्किल हो जाता था। इसमें कोई शक नहीं था कि टैंग वुलिन ने अपने लिए सही रास्ता ढूंढ लिया था, और वह उस रास्ते पर बेहद मजबूती से आगे बढ़ रहा था। पूरा 1 घंटा बीत गया। अचानक एक तेज चमकदार चांदी जैसी रोशनी फूट पड़ी। फॉर्जिंग रूम में उसी पल एक साफ साफ ड्रैगन्स रोर गूंज उठा। चांदी की वो रोशनी ऐसे ऊपर उठी जैसे कोई चांदी का अजगर आसमान की ओर उड़ रहा हो। यह था 1000 रिफाइंड विद स्पिरिट। आमतौर पर अगर 1000 रिफाइंड मेटल की स्पिरिट 5 फीट तक उठ जाए तो उसे भी कमाल माना जाता है, लेकिन टैंग वुलीन की सिल्वर लाइट 10 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई तक जा पहुंची। वह सीधी खड़ी थी और हवा में लहराते हुए सचमुच एक सिल्वर ड्रैगन जैसी लग रही थी। मूशी की आंखें फैल गईं। वह खुद रैंक 6 ब्लैकस्मिथ थी, लेकिन वह जानती थी कि ऐसा करना उसके बस की बात नहीं है। पूर्णता, मूचन बुदबुदाया। हाँ, यह हैवी सिल्वर का एक्सट्रीम 1000 रिफाइनमेंट था। 1000 रिफाइनमेंट की चरम सीमा। सिर्फ मूशी ही नहीं, खुद मूचेन को भी भरोसा नहीं था कि वह ऐसा कर पाएगा। शायद सेंट क्राफ्ट्समैन जन हुआ ही इसे अंजाम दे सकता था। फॉर्जिंग में ताकत जरूरी होती है, लेकिन ताकत जितनी ज्यादा, नियंत्रण उतना ही मुश्किल। मूचेन अपनी कलाई की ताकत से ऐसा फॉर्जिंग कर ही नहीं सकता था। अगर वह सोल पावर का सहारा लेता तो नियंत्रण बिगड़ जाता। शुद्ध शारीरिक ताकत को नियंत्रित करना कहीं आसान था, और टैंगुलिन के पास यह ताकत थी, 10,000 किलो से भी ज्यादा। उसकी कलाई की शक्ति ही असाधारण थी। फॉर्जिंग शुरू होने से लेकर अब तक उसने सोल पावर का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं किया था। बस थोड़ी सी ब्लड लाइन शक्ति और मुख्य रूप से शुद्ध शारीरिक बल। तंगवुलिन ने गहरी सांस ली। उसके दोनों हैवी सिल्वर हैमर्स शरीर के दोनों ओर फैल गए, और सिल्वर लाइट अब भी ऊपर उठ रही थी। उसकी आंखों में तेज चमक थी। उसने बिना इंतजार किए हथौड़ों को आगे घुमाया। अब हैवी सिल्वर की सतह पर बारीक और घने मुआरे पैटर्न्स उभर आए थे।
वे चमक रहे थे। उनके चारों ओर लाइट रिंग्स घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह अब कोई और ही धातु बन चुका हो। अब टैंगोलिन सिर्फ कलाई की ताकत नहीं लगा रहा था। थाउजेंड रिफाइंड विद स्पिरिट के बाद हेवी सिल्वर की अंदरूनी संरचना पहले से कई गुना मजबूत हो चुकी थी। अब वह उसकी असली ताकत सहने के काबिल था। टैंगवुलिन की स्पिरिचुअल वर्ल्ड पूरी तरह फैल चुकी थी। उसकी स्पिरिचुअल पावर मधुमक्खियों के झुंड की तरह बाहर निकलकर हथौड़ों के जरिए धीरे धीरे हैवी सिल्वर में समाने लगी। उसकी स्पिरिचुअल पावर और ब्लड एसेंस आपस में घुल गईं। मूचन ने साफ सुना, हर वार के साथ एक हल्की ड्रैगन्स रोर। हैवी सिल्वर के मुहारे पैटर्न्स हर चोट के साथ थोड़ा थोड़ा हिलते। सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर दोनों हैवी सिल्वर में जा रहे थे। यह स्पिरिट फॉर्जिंग का सबसे अहम चरण था, लाइफ एनलाइटनमेंट। स्पिरिट फॉर्जिंग और थाउजेंड रिफाइंड के बीच सबसे बड़ा अंतर था स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। किसी रेयर मेटल की कीमत इसी पर निर्भर करती थी। अधिकतर रैंक 5 और रैंक 6 ब्लैकस्मिथ्स हर बार स्पिरिट फॉर्जिंग करने में सफल नहीं हो पाते थे, लेकिन टैंगुलिन और मूशी कर सकते थे, क्योंकि वे रैंक 6 में भी सबसे आगे थे। उनका लक्ष्य इससे कहीं ऊंचा था। फिर भी मूशी साफ महसूस कर पा रही थी कि टैंगुलिन का तरीका उससे बिल्कुल अलग था। उसका समनिंग कहीं ज्यादा व्यापक था। सोल पावर तो सामान्य गति से जा रही थी, लेकिन स्पिरिचुअल पावर उससे कहीं ज्यादा थी, और कुछ और भी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। ड्रैगन्स रोर इसका सबूत था। आमतौर पर इस चरण में धातु से ऐसी आवाज नहीं आती। इसका मतलब सिर्फ एक था, टेंगुलिन ने फॉर्जिंग में अपनी खुद की टेक्निक जोड़ दी थी। उसके स्पिरिट फॉर्ज्ड हेवी सिल्वर हैमर्स अब बेहद स्थिर थे। न पहले जैसी फुर्ती थी, न भारीपन, बस साधारण, शांत, लगातार वार। हेवी सिल्वर के मुहारे पैटर्न्स अब चिकने नहीं रहे। वे मुड़ने लगे, लहराने लगे। सोल पावर के साथ ताल में लाइट रिंग्स नाचने लगे। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इतनी जल्दी जाग गई? ये बहुत जल्दी था। जहां पहले 100 रिफाइनमेंट और 1000 रिफाइनमेंट में उसने बेहद धीमी गति अपनाई थी, वहीं स्पिरिट फॉर्जिंग में उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मूशी का मुंह खुला का खुला रह गया। साधारण रेयर मेटल पर स्पिरिट फॉर्जिंग करने में उसे कम से कम 1 घंटा लगता था। मेटल की वाइटलिटी जगाना आसान काम नहीं था, लेकिन टैंगवुलिन अभी पूरा भी नहीं हुआ था, और फिर भी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के संकेत साफ दिखने लगे थे। इसका मतलब था स्पिरिट फॉर्जिंग अब बस पूरा होने ही वाला था। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।